नया लेक्चर स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो सब कंप्लीट हो गया था। C3 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल क्या होती है, C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्रोडक्शन कौन है, C4 साइकिल में एक्सेप्टर कौन है, उसका प्रोडक्ट कौन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये भी डिस्कस किए थे कि जो रूबिस्को नाम का एंजाइम है उसमें जो लास्ट में C लिखा है उसका फुल फॉर्म कार्बोक्सिलेज है और जो O लिखा है उसका फुल फॉर्म ऑक्सीजिनेज है। तो स्थिति ये है कि जब कभी रूबिस्को CO2 से बाइंड करता है तो हम कहते हैं ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, और जब ये O2 से बाइंड करता है तो ये ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि C3 प्लांट में CO2 की जगह O2 बाइंड कर जाता है। तो जब CO2 की जगह O2 बाइंड कर जाएगा तो CO2 का फिक्सेशन कम हो जाएगा। अब CO2 का फिक्सेशन अगर कम होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि फिर CO2 फिक्सेशन कम तो फोटोसिंथेसिस कम, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये फोटो रेस्पायरेशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर पढ़ा था। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है और हम लोगों को वो टेबल फिल करनी है। ये टेबल दी, हमने कहा था आप पेंसिल से भर के लाइएगा, इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो C3 प्लांट में एक ही होती है, कौन सी, मीजोफिल सेल। C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहां होती है, बंडल शीथ सेल। ठीक है। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, इनिशियल का मतलब पहली बार, तो C3 प्लांट में तो एक ही जगह होती है। C4 प्लांट में दो जगह होती है, C4 प्लांट में दो जगह कार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन क्वेश्चन में इनिशियल कहा है तो इनिशियल तो मेसोफिल में ही होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डज लीव फिक्स CO2, CO2 फिक्सेशन तो C3 प्लांट में तो एक ही होगी, और वो भी कौन सी, मेसोफिल होगी। लेकिन C4 में दो होंगे, पहले कौन सी होगी, मेसोफिल, और फिर कौन सी होगी, बंडल शीथ। इधर ऑप्शंस दिए वही यहां फिल करने हैं। विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो C3 प्लांट में RU BP और C4 प्लांट में PEP। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसमें 5 कार्बन है और इसमें 3। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसमें PGA और इसमें ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसमें कितने होंगे, 3 और इसमें कितने, 4। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, क्या पौधे में रूबिस्को पाया जाता है, तो C3 में और C4 दोनों में, तो यहां भी क्या होगा, यस, और यहां भी क्या होगा, यस। डज द प्लांट हैव पेप्केज, पेप्केज C3 में पेप्केज का कोई पर्पज ही नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा, नो, लेकिन यहां क्या रहेगा, यस। इतना फिल कर लीजिए तो ऊपर कर देंगे। एनसीईआरटी में जो टेबल दी है इसमें जो इधर सवाल दिए हैं वो एग्जाम में ऐसा सच आ सकते हैं, ऐसा सच उठा लेगा, उधर ऑप्शन दिए वही ऑप्शन बना देगा। तो आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। पढ़ाएं ऊपर। फिर क्वेश्चन है कि कौन सी सेल है जिसमें रूबिस्को पाया जाएगा, तो C3 प्लांट में कहां पाया जाएगा, मेसोफिल में, और C4 प्लांट में
बंडल शीथ में पाया जाएगा। कह रहा CO2 का फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन, तो जैसे हाई लाइट कंडीशन हो जाएगी वैसे C3 में फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर C3 में फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो CO2 फिक्सेशन या तो क्या हो जाएगा, लो, या तो क्या हो जाएगा, बीच में रहेगा। जबकि C4 में, तो C4 में तो हाई लाइट इंटेंसिटी का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहां क्या रहेगा, हाई ही रहेगा। अच्छा, फोटो रेस्पायरेशन प्रेजेंट एट लो लाइट, लो लाइट इंटेंसिटी पे तो होता ही नहीं है, ना C3 में ना C4 में, तो यहां भी क्या होगा, फोटो रेस्पायरेशन होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे निग्लिजिबल रहेगा, और यहां भी क्या रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा। अच्छा, फोटो रेस्पायरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, जैसे हाई लाइट इंटेंसिटी आएगी C3 में शुरू हो जाएगा, लेकिन C4 में वहां होता ही नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा, हाई, और यहां क्या रहेगा, निग्लिजिबल। वेदर फोटो रेस्पायरेशन एट लो CO2, अब CO2 अगर कम हो गई है, CO2 अगर कम हो गई है तो रिबिस्को O2 से बाइंड करेगा, फोटो रेस्पायरेशन होगा किसमें, C3 में, तो C3 में फिर ये फोटो रेस्पायरेशन हाई हो जाएगा, जबकि C4 में तो होना ही नहीं है, निग्लिजिबल रहेगा। फोटो रेस्पायरेशन एट हाई CO2, हाई CO2 क्यों होगा भाई, उस पर तो होना ही नहीं है, तो यहां भी क्या रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा, और यहां भी निग्लिजिबल रहेगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका लो होता है और इसका हाई, नीचे ये 20 से 25 और ये 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिल कर लीजिए। तो इस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से उठा लेगा और यहीं से ऑप्शन दिए ही हैं उसी में से कोई ऑप्शन दे देगा या कोई नया ऑप्शन क्रिएट कर देगा, और इस टाइप के सवाल एग्जाम में काफी आ रहे हैं। हो गया टेबल वाला काम। चलिए अब हम लोगों को मेन ये पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस। तो मेन हेडिंग डालें, फैक्टर अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस। पहला सवाल यह है कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट पर प्रभाव डालता हो उसको हम पढ़ेंगे क्यों, क्या आवश्यकता है पढ़ने की। तो आवश्यकता यह है कि यदि कोई फैक्टर फोटोसिंथेसिस के रेट को चेंज करेगा, इसका मतलब है कि फिर वो प्रोडक्टिविटी चेंज कर देगा, और प्रोडक्टिविटी चेंज होने का मतलब है अगर वो प्लांट कोई फसल है तो उस फसल का उत्पादन भी तो चेंज हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के फैक्टर पढ़ना इस नाते जरूरी है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट जब चेंज होगा तो जो स्पेशली क्रॉप प्लांट है उसका जो यील्ड है या उत्पादन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस नाते महत्वपूर्ण है। उसका क्या पर्पज है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी या यील्ड, स्पेशली किसका, क्रॉप प्लांट का। ठीक है, अब सवाल है कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे। तो दो फैक्टर होते हैं, कुछ प्लांट के अंदर के फैक्टर होते हैं जिनको हम प्लांट फैक्टर या इंटरनल फैक्टर कहते हैं, और कुछ इन्वायरमेंट के फैक्टर होते हैं। जैसे अंदर के बताओ कौन कौन से,
तो अंदर में कई परिस्थितियां हैं। जैसे मान लेते हैं किसी पौधा का साइज ही छोटा है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। पत्तियां ही छोटी छोटी हैं तो भी फोटोसिंथेसिस कम होगी, पत्तियां बड़ी होंगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। पत्तियों में मीजोफिल की संख्या अगर कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम, और मीजोफिल ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा। इवन मीजोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो ओरिएंटेशन है, आपको याद है कि वो पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ओरिएंटेशन और नंबर भी तो अफेक्ट डालेगा। तो प्लांट में लीफ का नंबर, लीफ का साइज या उसके अंदर पाए जाने वाले मीजोफिल सेल का जो ओरिएंटेशन है वो भी तय करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा। प्लांट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है वो भी तय करेगा। भाई CO2 अगर अंदर कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, CO2 ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। अच्छा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, पौधा बड़ा है, पत्तियां भी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पत्तियां पीले रंग की लगी हैं, इसका मतलब क्लोरोफिल का अमाउंट क्या है, कम, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम। इसी तरीके से जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल में कई बातें हैं। जैसे पौधा कहाँ लगा है, वहाँ लाइट कैसी है। भाई अगर किसी छाया वाली जगह में लगा है या किसी बड़े पेड़ के नीचे लगा है तो सनलाइट उसको कम मिलेगी, लेकिन किसी खुली जगह में लगा है तो सनलाइट बेहतर मिलेगी। जिस एरिया में है वहाँ टेम्परेचर कैसा है, अगर वो धरती पर इक्वेटर के आसपास का एरिया होगा तो वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, और अगर पोल के आसपास का होगा तो टेम्परेचर कम होगा। वहाँ पानी की स्थिति क्या है, वो रेगिस्तान में तो पौधा नहीं उगा हुआ है। तो इन्वायरमेंट के कई फैक्टर हैं। इन्वायरमेंट में 4 फैक्टर आते हैं, एक टेम्परेचर का हाल क्या है, एक लाइट का हाल क्या है, एक CO2 का हाल क्या है, एक वाटर का हाल क्या है। तो फैक्टर 2 कैटेगरी में बट गए हैं, प्लांट के अंदर के फैक्टर और प्लांट के बाहर के फैक्टर। लिख डालिए हमारे साथ। इंटरनल फैक्टर या इसी को कहते हैं प्लांट फैक्टर, और इसमें आता है नंबर, इसमें आता है साइज, इसमें आता है ओरिएंटेशन किसका, लीफ का, मीजोफिल सेल का और क्लोरोप्लास्ट, कितनी लीफ है, कितना साइज है, क्या ओरिएंटेशन है। इसी में आता है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, और इसी में आता है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर, और इसमें आएगी लाइट, लाइट अवेलेबिलिटी कितनी है, इसी में आएगा CO2 कंसंट्रेशन, इसी में आएगा टेम्परेचर, और इसी में आएगा वाटर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किस वैज्ञानिक ने दिया, तो काले आदमी ने दिया, ब्लैक मैन, और कब दिया, 1905 में। ब्लैकमैन क्या कहते हैं, इनका लॉ क्या कहता है, पहले उसको जरा सुन लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा।
थोड़ा बहुत आपकी पता ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके फैक्टर के नाम मेन बता दीजिए। तो कई फैक्टर हैं, जैसे CO2 है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे लाइट है और वाटर, यही तो मेन फैक्टर हैं। ब्लैकमैन ने एक नियम बताया है, अब लिखेंगे नहीं सुनेंगे। ब्लैकमैन कहते हैं कि जब कभी किसी भी केमिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व है और ये सब एक साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियस इफेक्ट करते हैं, तो जब सब एक साथ काम कर रहे होंगे तो कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जिसको हम मेन फैक्टर कहेंगे, या उसी मेन फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। तो लोगों ने पूछा समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर बता क्या रहे हो, हम एक मेन फैक्टर किसको मान लें, CO2 को मान लें कि टेम्परेचर को मान लें कि वाटर को मान लें कि लाइट को मान लें। तो कहा मेन फैक्टर का एक नियम है। क्या नियम है जरा समझो, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है, A और B मिल करके बना रहे हैं C। मान लेते हैं कि अभी A की कंसंट्रेशन 5 है, B की कंसंट्रेशन 5 है, तो प्रोडक्ट अपने आप कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, तब तक हुआ यह कि B की कंसंट्रेशन हो गई 3। अब बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्यों 3 ही क्यों बनेगा, 3 के आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 पर ही यह क्या है, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पूरे रिएक्शन को 3 की सीमा में किसने बांध दिया, B ने बांध दिया। इसी नाते इस रिएक्शन का लिमिटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा, अच्छा इसकी 5 ही रही, थोड़ी देर बाद देखा इसका 2 हो गया और इसका 3। अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो अब प्रोडक्ट बनेंगे 2। तो अब लिमिटिंग कौन हो गया, तो अब लिमिटिंग हो गया A। लिमिटिंग का मतलब यह होता है जो किसी रिएक्शन को एक लिमिट में रखे, सीमा में रखे, उसके आगे ना जाने दे। तो कौन सीमा में रख रहा है, जब ये कम था तो ये सीमा में रख रहा था, और जब ये कम है तो ये सीमा में रख रहा है। तो सीमा में रखना का मतलब, लिमिट का मतलब एक रेंज में रखना, उसके आगे ना जाने देना। तो ब्लैकमैन की बात क्या है, ब्लैकमैन कहते हैं कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में यदि एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं तो कोई एक फैक्टर मेन फैक्टर होगा, उसी को हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। कौन मेन होगा, कौन लिमिटिंग होगा, तो कहा ऐसा कोई भी फैक्टर जो उस रिएक्शन को लिमिट में रखता हो। कहा ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, कहा ऐसा कोई भी फैक्टर जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में सबसे कम वैल्यू में दिख रहा होगा, जो सब ऑप्टिमल लेवल पे होगा, जो सबसे कम लेवल पे होगा, वही क्या काम करेगा, लिमिटिंग फैक्टर का। जैसे अभी B कम हो गया था तो B लिमिटिंग हो गया था, फिर A कम हो गया तो A लिमिटिंग हो गया। तो जो मिनिमम वैल्यू पर होगा, जो सब ऑप्टिमम वैल्यू पर होगा, वही लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा और वही रेट को डिटरमाइन करेगा। लिमिटिंग फैक्टर कौन, तो लिमिटिंग फैक्टर के 4-5 पहचान है। ऐसा कोई भी फैक्टर जो सबसे कम लेवल पर हो, मिनिमम लेवल पर हो, जो रिएक्शन को लिमिट में रख रहा हो और जो रेट को क्या कर रहा हो, डिटरमाइन कर रहा हो, और जो मेन फैक्टर हो वही क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर। फिर से सुन लेते हैं, लिखिएगा, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ब्लैकमैन कहते हैं कि जब कभी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और उसमें एक से ज्यादा फैक्टर उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो कोई एक फैक्टर मेन फैक्टर होता है या लिमिटिंग फैक्टर होता है। कहा कौन, तो कहा ऐसा कोई भी फैक्टर जो उस रिएक्शन के रेट को लिमिट में रखे, उसके रेट को डिटरमाइन करे, जो स्वयं सब ऑप्टिमल लेवल पर हो या मिनिमम लेवल पर हो, उसी का नाम हम क्या रख लेंगे, तो उसका नाम लिमिटिंग फैक्टर रख लेंगे। अब आ जाओ, यहाँ कौन मेन लिमिटिंग फैक्टर है, तो जो सबसे कम होगा वही तो मेन लिमिटिंग होगा।
तो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेन या लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे CO2, क्योंकि सबसे कम CO2 ही रहती है। रहने को तो कुछ भी कम हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पौधा हरे रंग का है, अभी लिखो नहीं, तो उसमें क्लोरोफिल भी है। कोई पौधा हरे रंग का है, क्लोरोफिल भी है, बढ़िया अच्छी सूरज की रोशनी में रखा हुआ है, सनलाइट भी है, अच्छी CO2 भी है, अच्छा वाटर भी है, फिर भी उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। क्यों? इसका मतलब है कि वो ऐसी जगह रखा है जहां टेम्परेचर बहुत कम है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। सब कुछ सही है, पौधा एक बड़े पौधे के नीचे लगा है, तो सनलाइट क्या हो जाएगी? कम। तो सनलाइट क्या हो जाएगी? लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फैक्टर चेंज होते रहते हैं। सामान्यतः लिमिटिंग कौन होता है? तो आंसर क्या देंगे? CO2। तो जो लिख रहा हूं उसे लिख डालिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्या? इफ एनी बायो या केमिकल रिएक्शन influenced by several factor, तो क्या होगा? कोई एक फैक्टर होगा, वन फैक्टर एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? तो लिमिटिंग फैक्टर वो होगा दैट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। इसके और कौन है? वो दैट फाउंड एट सब ऑप्टिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। हाँ, इसकी एक और शर्त है कि ये डायरेक्ट उस रिएक्शन को प्रभावित करता हो, सीधे इन्वॉल्व हो, दैट डायरेक्ट इफेक्ट प्रोसेस, दैट लिमिट्स द रेट। रेट को सीमा में बांध दे, उसी का नाम क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर। तो जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, रिएक्शन के रेट को लिमिट में बांध दे, जो क्या करा दे? सीधे इन्वॉल्व भी हो, रेट को लिमिट में बांध दे, जो सब ऑप्टिमल वैल्यू पर हो, मिनिमम वैल्यू पर हो, और जो डिटरमाइन करे रेट ऑफ रिएक्शन, उसी का नाम क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर चेंज होते रहते हैं, कभी CO2 लिमिटिंग, कभी टेम्परेचर लिमिटिंग, तो कभी सनलाइट लिमिटिंग। अब हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। हेडिंग डालें इफेक्ट ऑफ लाइट। पहला सवाल यहां ये है कि लाइट बड़ी मुश्किल से लिमिटिंग होती है, लाइट रेयरली लिमिटिंग होती है पौधों के लिए। क्यों? लाइट की अक्सर कमी नहीं होती है। उसके पीछे एक लॉजिक है। फुल सनलाइट जो भी लाइट होती है उसका केवल 10% भी अगर पौधे को मिल जाए तो पौधा सैचुरेट कर जाता है। तो 10% तो मिल ही जाएगी चाहे जितनी बदली हो। तो आपको लग रहा होगा कि लाइट कम है, लेकिन पौधा कहता नहीं हमारे लिए सफिशियंट है, क्योंकि टोटल जितनी सनलाइट होती है उसका केवल 10% भी मिल जाए
तो भी पौधा क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। तो पहला सवाल यही है, लिखते चले, रेयरली लिमिटिंग फॉर प्लांट्स। क्यों? तो कहोगे प्लांट सेचुरेट बाई 10% ऑफ लाइट। केवल 10% भी मिल जाए तो क्या कर जाते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं। तो लाइट हमेशा कमी उनको महसूस नहीं होती है। और लाइट कौन सी होनी चाहिए, सीधा लिख लेते हैं। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट में 3 चीजें होती हैं। एक होती है क्वालिटी, एक होती है ड्यूरेशन, और एक होता है इंटेंसिटी। क्वालिटी का यहां मतलब है कि कौन सी लाइट होनी चाहिए, विजिबल व्हाइट लाइट होनी चाहिए, लिखते चले। और जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होना चाहिए। ड्यूरेशन तो ये टाइम ऑफ एक्सपोजर है। लाइट कितनी देर के लिए एक्सपोज हुई। और इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेंसिटी चेंज करोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट चेंज हो जाएगा। इंटेंसिटी चेंज करोगे, फोटोसिंथेसिस का रेट चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, और इंटेंसिटी घटाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा। तो रिलेशन कैसा हुआ, लीनियर रिलेशन हुआ। फिर अगर इंटेंसिटी क्या कर दिया जाए, इंक्रीज, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। और अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। इसको ग्राफ से जरा समझ लीजिए। एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अभी लिखना नहीं। इधर की तरफ है लाइट इंटेंसिटी और इधर की तरफ है CO2। चाहे CO2 फिक्सेशन को हो, चाहे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, बात एक ही है। तो जरा देखिए, अगर इंटेंसिटी लो है, जैसे मान लो यहां पर है, तो फोटोसिंथेसिस इतना हो रहा था। आप इंटेंसिटी बढ़ा के यहां ले जाओ तो फोटोसिंथेसिस यहां हो जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ा के यहां ले जाओ तो फोटोसिंथेसिस यहां पहुंच जाएगा। कहने का मतलब अगर आप लो लाइट इंटेंसिटी पर हो और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट क्या करेगा, बढ़ेगा। और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उस लाइट इंटेंसिटी पर पहुंच जाओगे, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। तो एक टाइम आएगा, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद भी रेट नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। अभी लो लाइट था तो लाइट ही लिमिटिंग रहा होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई ना कोई दूसरा फैक्टर अब लिमिटिंग हो गया होगा। या तो CO2 कम पड़ने लगी होगी या तो टेम्परेचर कम पड़ने लगा होगा। अच्छा, लाइट इंटेंसिटी और बढ़ाओ, यहां ले जाओ तो फोटोसिंथेसिस ना बढ़ी ना घटी। लाइट इंटेंसिटी और ले जाओ, तो जब बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आगे ले जाओगे
तो स्थिति ये हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। अगर बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी पर ले जाओगे तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्यों? जो पिगमेंट हैं वो टूटने लगेंगे और उसको कहेंगे फोटो ऑक्सीडेशन। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो रेट बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन कहां तक? अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक ही होगा। उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगी। फिर अगर हम बढ़ाएंगे इंटेंसिटी तो रेट नॉट इंक्रीज, नहीं बढ़ेगा। और अगर उसके बाद भी बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? रेट घट जाएगा। हाईलाइट वेरी हाई इंटेंसिटी अगर कर दोगे तो क्या होगा? रेट डिक्रीज कर जाएगा। और क्यों घट जाएगा? क्योंकि पिगमेंट, जो पिगमेंट हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिसको कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। तो यहां अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट बढ़ाओ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो से बढ़ाते बढ़ाते आप एक स्टैंडर्ड तक ले गए, वहां तक बढ़ेगा। उसके बाद बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि पिगमेंट ही टूटने लगेंगे। और कहते क्या हो इसको? फोटो ऑक्सीडेशन। इतना लिखो। और लाइट लिमिटिंग कब होती है? तो लाइट तभी लिमिटिंग होगी जब कोई पौधा ऐसी जगह उगे, या तो वो सैडी एरिया हो या तो किसी बड़े पेड़ के नीचे डेंस फॉरेस्ट हो, तो लाइट क्या हो जाएगी? वहां लिमिटिंग हो जाएगी। ये भी साथ में बढ़ा लीजिए स्पेशल पॉइंट। लाइट बिकम लिमिटिंग फैक्टर कब? व्हेन प्लांट ग्रो इन, कहां? सैडी एरिया या कहां? डेंस फॉरेस्ट। अगर घने जंगल में उगाया तो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब एनसीईआरटी ओपन करें और जरा इतना पढ़ लेते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर दैट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जब रेट चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा? यील्ड। और यील्ड में स्पेशली कौन सा? क्रॉप प्लांट। फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर। इसमें इंटरनल फैक्टर भी होंगे और एक्सटर्नल। पहले इंटरनल की बात करेंगे। तो इंटरनल में नंबर है, साइज है, एज है, ओरिएंटेशन है किसका? लीफ का, मीजोफिल का, या उसमें पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का। और साथ में इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्या? क्लोरोफिल। लेकिन प्लांट या इंटरनल फैक्टर किस पर डिपेंड करेंगे? तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसकी जो जेनेटिक कंडीशन उस पर डिपेंड करेंगे। एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा CO2, चौथा वाटर। प्लांट की फोटोसिंथेसिस, ऑल दीज फैक्टर कैसे काम करेंगे? साइमल्टेनियसली काम करेंगे। हेंस सेवरल फैक्टर इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन। तब क्या होगा? तब कोई एक फैक्टर होगा जो क्या कहा जाएगा? मेजर काज कहा जाएगा, या वही एक फैक्टर होगा जो क्या करेगा? लिमिट कर देगा किसको? रेट को। हेंस एनी पॉइंट रेट विल डिटरमाइन बाय ए फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल। रेट कौन तय करेगा? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? सब ऑप्टिमल।
फिर आए कौन, ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन ने 1905 में क्या दे दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। तो कहते क्या है कि यदि कोई केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर हैं तो रेट को कौन डिटरमाइन करेगा, तो कहोगे वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो किसके करीब होगा, अपनी मिनिमम वैल्यू के करीब होगा। बस ये फैक्टर उस प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। इफ द इट्स क्वांटिटीज चेंज, फॉर एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है सब कुछ सही है, ग्रीन लीफ है मतलब क्लोरोफिल है, ऑप्टिमम लाइट है और CO2 कंडीशन है, वाटर भी ठीक है, फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। इसी नाते इस केस में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। एक बार फिर से आप ऑप्टिमम टेम्परेचर दोगे तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लाइट करा, ये आवश्यक है कि हम समझें कि लाइट में तीन बातें हैं, क्वालिटी भी है लाइट की, इंटेंसिटी भी और लाइट का ड्यूरेशन है। व्हाइल डिस्कसिंग एज ए फैक्टर, कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, लीनियर रिलेशनशिप है, किसके बीच, लाइट और CO2 के फिक्सेशन पे। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तभी है बेटा रिलेशनशिप, मतलब कम है तब बढ़ाओगे तब बढ़ेगी, और पहले से ही ज्यादा है तो बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगी। तो ये याद रखिएगा, ये लीनियर रिलेशनशिप कब है, तो ये इसी कंडीशन में है, लो लाइट इंटेंसिटी में। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तब तो रेट नहीं बढ़ेगा, रेट नहीं बढ़ेगा चाहे जितना बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। तो लाइट और फोटोसिंथेसिस के बीच लीनियर रिलेशनशिप है कब तक, जब तक लो लाइट है, और अगर हाई हो गई तो लीनियर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद भी रेट नहीं बढ़ेगा। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट का जो सेचुरेशन है प्लांट का वो कितने परसेंट पे हो जाता है, केवल 10% ऑफ फुल सनलाइट। टोटल सनलाइट का कितना आ जाए, केवल 10% आ जाए। मतलब आपको जब बदली लग रही होगी, लग रहा होगा कि बहुत कम धूप है, उतने में पौधा काफी खुश होगा, उसको केवल 10% चाहिए। अरे ऐसे पौधे जो कहाँ उगे हों, शेडी एरिया में उगे हों या कहाँ, डेंस फॉरेस्ट, तो उन लोगों के लिए लाइट क्या हो जाएगी, लिमिटिंग। वरना लाइट रेयरली क्या होती है, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। लिखा लाइट रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर, बहुत मुश्किल है जब लाइट क्या होगी, लिमिटिंग फैक्टर होगी। लाइट अगर लिमिटिंग है तो उसके बहुत कम एग्जाम्पल हैं, जैसे ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इंक्रीज करोगे इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर ले जाओगे तो टूटने लगेगा क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट, और घट जाएगी क्या, फोटोसिंथेसिस। चलिए हेडिंग डाले, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ CO2। इफेक्ट ऑफ CO2, सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे। पहला सवाल यही है कि CO2 ही मेन या मेजर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? बिकॉज, क्यों, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो एटमॉस्फेयर में बहुत कम CO2 पाई जाती है, और जब CO2 ही बहुत कम है तो अक्सर वही कम रहेगी। बिकॉज वेरी लो CO2 इन एटमॉस्फेयर है कितनी, तो 0.03 से 0.04% कहो, चाहे ये वैल्यू दे दो या ऐसे भी कह सकते हो 300 to 400 ppm, ये भी सही है। लिखते चले,
इफेक्ट ये है कि यदि बढ़ा दिया जाए क्या CO2 कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन कब तक? बस CO2 कंसंट्रेशन 0.05% तक। बस अगर इसके ऊपर बढ़ाओगे if CO2 concentration increase beyond 0.05% तो क्या होगा? तो इसका हार्मफुल इफेक्ट आने लगेगा, हाई CO2 डैमेज करने लगेगी, तो हार्मफुल इफेक्ट आएगा। और ये क्या करने लगेगा? डैमेज कर देगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। फिर तो ये नहीं करना है कि लाओ फोटो CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दें, ज्यादा बढ़ा दोगे तो डैमेज होने लगेंगे। अब यहां असली जो सवाल है CO2 कंसंट्रेशन पर कि अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी लो है और CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो बताओ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लाइट क्या है? लिमिटिंग है। तो अगर लाइट लो है तो ना तो C4 पौधा और ना ही C3 पौधा रेस्पॉन्स देगा हाई CO2 को। हाँ, अगर लाइट ऑप्टिमम है या हाई है तो क्या होगा? तब CO2 बढ़ाओगे तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, C3 में भी बढ़ेगा और C4 में। बस अंतर यह होगा कि C3 में कम बढ़ेगा, C4 में ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि C4 की खास बात यह है कि उसकी CO2 फिक्सेशन का रेट ज्यादा होता है, तो वहां थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों रेस्पॉन्स देंगे लेकिन एक जैसा नहीं देंगे, थोड़ा डिफरेंट देंगे, क्योंकि दोनों का CO2 का सैचुरेशन अलग अलग पॉइंट पर होता है। फिर से सुनते हैं, अगर लो लाइट कंडीशन है और CO2 बढ़ाओ तो ना तो C3 और ना C4 रेस्पॉन्स देगा हाई CO2 को। लेकिन अगर हाई लाइट है या ऑप्टिमम लाइट है और CO2 बढ़ाओ तो C3 भी रेस्पॉन्स देगा और C4 भी। और रेस्पॉन्स एक ही है क्या? फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा देंगे, लेकिन रेस्पॉन्स अलग अलग तरीके से देंगे। C3 का रेस्पॉन्स कुछ और होगा और C4 का रेस्पॉन्स कुछ और होगा। लिखो, एट लो लाइट कंडीशन, अगर ये परिस्थिति बनी है तो नाइदर ना तो C3 प्लांट और ना ही C4 प्लांट रेस्पॉन्स करेंगे C3 और C4 कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा हाई CO2 को। क्यों? क्योंकि लाइट क्या है? लिमिटिंग। लेकिन अगर परिस्थिति बदल जाए, ऑप्टिमम या हाई लाइट मिलने लगे, इतनी भी हाई लाइट ना हो कि फोटो रेस्पिरेशन होने लगे, तो क्या होगा? बोथ, दोनों C3 प्लांट और C4 प्लांट क्या देंगे? अब रेस्पॉन्स देंगे। और रेस्पॉन्स एक ही है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा देंगे, लेकिन दोनों लोग एक जैसा रेस्पॉन्स नहीं देंगे, ये दोनों लोग डिफरेंट रेस्पॉन्स देंगे।
और दोनों लोग बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा बढ़ाएंगे कि कम बढ़ाएंगे, यहां अंतर होगा। बढ़ाएंगे दोनों लोग। क्यों? तो उसके पीछे दो कारण है। C3 प्लांट का सेचुरेशन कुछ और है और C4 प्लांट का सेचुरेशन कुछ और है। बढ़े आगे। C4 प्लांट, इनकी खास बात यह है कि इनका जो CO2 का सेचुरेशन है कित पर होता है? तो कहोगे 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर होता है। इसका मतलब जरा समझ लो, इधर देखिए भाई, सामान्य CO2 कंसंट्रेशन कितनी होती है? 300 ppm होती है, 300 माइक्रोलीटर होता है। 300 से बढ़ाते बढ़ाते आप चले जाओ तो रेट बढ़ता चला जाएगा। 300 से 310 किया, 320 किया, 350 किया, तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। और 360 कर दिया, तो बढ़ा के अगर 360 कर दिया तो C4 प्लांट कहेगा बस हमारा सेचुरेशन हो गया है, इतने से ही काफी सफिशिएंट हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। अब आ जाओ C3 प्लांट। इनका जो CO2 का सेचुरेशन है वो कहां आएगा? तो कहोगे एबव 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। इसका मतलब जरा देखिए, 300 था, फोटोसिंथेसिस 300 पे शुरू हुई, थोड़ा बढ़ाया गया, 310 किया गया, 20 किया गया, 50 किया गया, 80 किया गया, 400 किया गया, तब भी C3 खुश नहीं हो रहे हैं। 420 किया गया, 25 किया गया, 50 किया गया, तब भी खुश नहीं है। कहां खुशी मिलेगी इनको? 460। तो ये सेचुरेट होंगे बढ़ते बढ़ते कहां पर? 460 या उससे ज्यादा पर। तो एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज लिमिटिंग फॉर, तो लिमिटिंग फॉर C3, क्योंकि C3 कह रहा है हमको ज्यादा CO2 चाहिए, तो जब ज्यादा CO2 मांगोगे तो आपको कम महसूस होगी। तो यह देखिए काफी ज्यादा CO2 की डिमांड इनकी है। इसी नाते अगर क्वेश्चन पूछा जाए करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लिमिटिंग किसके लिए है, तो वैसे तो CO2 C3 के लिए भी लिमिटिंग होगी, C4 के लिए भी लिमिटिंग होगी, लेकिन सामान्यतः किसके लिए होगी? तो आंसर क्या देंगे? C3 प्लांट। तो फिर C3 प्लांट की एक और खास बात है, फिक्स कर सकते हैं वेरी हाई CO2। यहां से पता चल रहा है इनका सेचुरेशन कितने पर है? 400। अब हाई CO2 पर फिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा? हाई फोटो सिंथेसिस होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस हाई होगी तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? हाई। वैसे तो प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट की हाई होती है, जानते हो कब? रुक जाओ, जब दोनों को बराबर CO2 दी जाए, दोनों को बराबर CO2 दी जाए तो किसका फिक्सेशन ज्यादा होगा? C4 ज्यादा। लेकिन अगर आप चाहते हो C3 का भी ज्यादा होने लगे तो C3 तभी ज्यादा करेगा जब इसको क्या मिले? बहुत ज्यादा CO2 हाई मिल जाए। इसी नाते C3 प्लांट को ग्रो कराओ ग्रीन
हाउस क्रॉप की तरीके से। अब ये ग्रीन हाउस क्रॉप क्या होती है? तो जो हरे रंग का टेंट होता है, जब सब तरफ से बंद होता है, उसके अंदर CO2 ज्यादा होती है। अब CO2 ज्यादा होगी तो C3 वाले खुश हो जाएंगे, ज्यादा CO2 लेंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये कौन सा एरिया होता है? ये CO2 इनरिच एयर यहाँ पाई जाती है। यहाँ कौन से ग्रीन हाउस पौधे उगाए जाते हैं? तो दो दिए हैं एनसीईआरटी में, टोमेटो एंड बेल पेपर। तो यहाँ क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? C3 की C4? तो कहोगे C3 उगाई जाती। क्यों? C3 पौधों की एक आदत है, वो ज्यादा से ज्यादा CO2 पे काम करना चाहते हैं। तो जब ज्यादा CO2 पे काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो अगर उसी C3 पौधे को खुली हवा में लगाया जाए तो उत्पादन कम होगा, और उसी C3 पौधे को कहाँ लगा दो? ग्रीन हाउस में लगा दो, तो उत्पादन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हाई CO2 पर हाई फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या हो जाएगी? हाई प्रोडक्टिविटी। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ सकता है। वैसे तो C4 की प्रोडक्टिविटी C3 से क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर खुले में लगाना है तो कौन सा पौधा सही है? C4 सही है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस में लगाना है, C4 को क्यों नहीं लगाओगे? C4 का सैचुरेशन तो कम CO2 पे ही हो जाता है, तो उसको ज्यादा CO2 दोगे तो उससे कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कितने पे सैचुरेट हो जाएगा? 360 पे ही सैचुरेट हो जाएगा। तो उसको ज्यादा में ग्रो कराने से कोई फायदा नहीं। ज्यादा दे के ज्यादा काम कौन करेगा? C3। तो ज्यादा CO2 वाले इन्वायरमेंट में किसको ग्रो कराओगे? C3 पौधे, जैसे टोमेटो और बेल पेपर। तो ये अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कौन है जो कम CO2 में भी फिक्सेशन कर सकता है? C4। कौन है जो फिक्सेशन के लिए ज्यादा CO2 मांगता है? C3। तो जो मांगता है उसको दे दो। C3 पौधे को उठाओ, टेंट के अंदर उगाओ, जो ग्रीन कलर का टेंट होता है, और उसमें रहेगा तो वहां CO2 क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये पौधे खुश रहेंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे। जरा एनसीईआरटी खोल लो, स्लाइड बैक करें क्या? छूट गया? चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पहली लाइन टिक कर लो, पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है। CO2 क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बहुत लो है। एटमॉस्फेयर में कितनी है? 0.3 से 0.4%। अगर बढ़ाओगे क्या CO2 कहां तक? 0.05 तक, तो बढ़ेगा क्या CO2। लेकिन अगर उसके ऊपर बढ़ाओगे तो फिर डैमेज होने लगेगा, और डैमेज होते ही फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। C3 प्लांट और C4 प्लांट का जो रेस्पॉन्स है CO2 की कंसंट्रेशन को, वो क्या है? डिफरेंट है, सेम रेस्पॉन्स नहीं है। लिखा एट लो लाइट कंडीशन। अगर लो है तो ना तो C3 रेस्पॉन्स देगा ना तो C4, नाइदर ग्रुप रेस्पॉन्स टू हाई CO2। लेकिन अगर हाई लाइट मिल गई तो C3 भी देगा और C4 दोनों रिस्पांस देंगे, और क्या करेंगे? रेट बढ़ा लेंगे। बस कह रहा है इस बात को ध्यान रखो कि जो C4 प्लांट का रिस्पांस है फोटोसिंथेसिस बढ़ाने का, वो कहां तक चलेगा? उसका सैचुरेशन मिल जाएगा कहां तक? 360। इसका मतलब क्या है? 360 के ऊपर बढ़ाओगे तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा, वो सैचुरेट कर जाएगा। जबकि C3 प्लांट जब बढ़ाना तुम शुरू करोगे तो इनका सैचुरेशन कहां मिलेगा? 450। जैसे मान लीजिए 300 पर C3 रखा है, 300 पर C4 रखा है, दोनों का CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाई गई। दोनों 310 किया गया, दोनों खुश। दोनों को 350 किया गया, दोनों खुश। दोनों 360 किया गया, दोनों खुश हैं। अब ध्यान सुनिएगा, 360 के ऊपर किया गया, C4 कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देगा। 360 के ऊपर आपने 400 कर दिया तो C3 और खुश, फिर 450 कर दिया तो डबल खुश हो गए। C4 वहीं रुका रहेगा, क्यों? उसका सैचुरेशन हो चुका है। तो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल लिमिटिंग है किसके लिए? C3। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फैक्ट दैट
C3 प्लांट रिस्पांस करेंगे किसको, हाई CO2 कंसंट्रेशन, और बढ़ा देंगे क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बढ़ जाएगा क्या, प्रोडक्टिविटी। तो एक काम करते हैं कि इनको कहाँ उगाते हैं, एज ए ग्रीन हाउस क्रॉप, जैसे टोमेटो और बेल पेपर। तो इनको कहाँ ग्रो कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एटमॉस्फेयर या एयर, तो उससे क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर और वाटर एक साथ देख लेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर में 3 क्वेश्चन है, सुन लीजिए। किसी भी प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके ऊपर टेम्परेचर का असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ये समझना है। तो टेम्परेचर का एंजाइम से सीधा असर है। जब हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम का एक्शन चेंज होता है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दोगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और रेट क्या हो जाता है, घट हो जाता है, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि फोटोसिंथेसिस में कोई रिएक्शन एंजाइम डिपेंडेंट होगी या एंजाइम से जुड़ी होगी तो उस पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ, एंजाइम का कम रोल होगा तो टेम्परेचर का असर भी क्या होगा, कम होगा। और फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन कौन सी है, 2, एक है लाइट एक है डार्क। लाइट रिएक्शन में एंजाइम का रोल कम है, इसी नाते लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का असर कम पड़ता है, और डार्क रिएक्शन तो एंजाइमेटिक ही है, पूरी एंजाइम पर है। अब डार्क रिएक्शन जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो डार्क रिएक्शन पर असर ज्यादा। तो कंक्लूसिव बात यह है कि टेम्परेचर चेंज करने पर लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन में कौन ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, तो आंसर देंगे डार्क। क्यों, क्योंकि वो एंजाइमेटिक है। ठीक, दूसरा सवाल, फिर सवाल आता है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, सभी प्लांट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। C3 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर कम होता है, कितना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि C4 प्लांट का क्या, 30 से 40। तो अलग अलग प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो अलग अलग है। जो C3 प्लांट है बताओ, वो हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। क्यों, C3 प्लांट कहता हमको कम टेम्परेचर चाहिए, उसको चाहिए टेम्परेचर 25-30 और उसको दे रहे हो 30-40, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ाएगा। हाँ, C4 प्लांट के सामने अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो खुश हो जाएगा। क्यों, उसको 30-40 चाहिए, आप 30-40 दे रहे हो। तो जरा बताओ, हाई टेम्परेचर को कौन रेस्पॉन्स देगा और कौन रेस्पॉन्स नहीं देगा। C4 वाला रेस्पॉन्स देगा और C3 वाला नहीं देगा। क्यों, क्योंकि C3 का ऑप्टिमम क्या है, कम है, और C4 का ऑप्टिमम क्या है, ज्यादा। अच्छा, किसी पौधे का ऑप्टिमम कहां से तय होता है, मतलब बढ़िया टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब बढ़िया टेम्परेचर जिसमें आप आसानी से काम कर सके, ये कैसे तय होता है। तो देखो कैसे तय होता है। हम सब लोग यहाँ इंडिया वाले एरिया में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। अगर इसी टेम्परेचर पर किसी इंग्लैंड वाले आदमी को लाके रखा जाए तो कहेगा यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, जबकि उसी गर्मी में आपको बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इसको आपके शरीर ने स्वीकार कर लिया है और यही आपके लिए ऑप्टिमम हो गया है। ठीक है, अब यहां से उठा के तुमको इंग्लैंड पहुंचा दिया जाए तो वहां जो इंग्लैंड वाले लोग होंगे उनको ठंडी कम लगेगी और तुमको ठंडी ज्यादा लगेगी। क्यों, वहां का जो लो टेम्परेचर है वही उनके लिए क्या हो गया है, ऑप्टिमम, और हमारे लिए वो बहुत लो होगा। तो किसी ऑर्गेनिज्म का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कैसा होगा, वो लो होगा या हाई होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो धरती में रह कहां रहा। देखो, ये है अर्थ, अर्थ का ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास के एरिया को कहते क्या है, इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं। और जो इक्वेटर से थोड़ा दूर एरिया होता है, ये जो एरिया है
ये एरिया या ये, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टेम्परेट। ये बताओ लो टेम्परेचर कहां होता है? भाई जितना इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे उतना टेम्परेचर घटेगा। तो अगर कोई पौधा यहां लगा है और कोई पौधा यहां लगा है, दोनों में ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका लो होगा? तो टेम्परेट में जो होंगे वो लो टेम्परेचर को ही अच्छा टेम्परेचर मान रहे होंगे, और जो ट्रॉपिकल में होंगे वो हाई टेम्परेचर को अच्छा मान रहे होंगे। इसी नाते सेब का पौधा कश्मीर में है क्योंकि उसने कहा है हमको लो टेम्परेचर चाहिए, और आम का पौधा कश्मीर में नहीं यहां है, क्यों? उसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। आम कब होता है? गर्मी में। तो जितनी बढ़िया गर्मी उतना बढ़िया आम। तो आम का पौधा कह रहा है कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? हाई है। और सेब का, उसका टेम्परेचर लो है। तो सेब कहां चला गया? कश्मीर चला गया, वहां टेम्परेचर क्या मिला? कम। और आम कहां रह गया? मलिहाबाद में। ये अपना है मौज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम कौन तय करेगा? स्वयं प्लांट तय करेगा कि उसका हैबिटेट तय करेगा? हैबिटेट तय करेगा। अगर कोई ट्रॉपिकल में रह रहा होगा तो उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? टेम्परेट से। और अगर कोई टेम्परेट में रह रहा होगा उसका लो होगा। किससे? ट्रॉपिकल से। लिख डालो टेम्परेचर का असर। अब लिखते चले। समझ में बात आ गई है? नहीं आई? फिर से सुनाए। डार्क रिएक्शन इंजाइमेटिक है। इसी नाते डार्क रिएक्शन टेम्परेचर क्या है? कंट्रोल्ड है। इसी नाते डार्क रिएक्शन मोर affected by change in temperature। अब आ जाओ लाइट रिएक्शन। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। ये भी ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर से इनका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कम प्रभाव पड़ेगा। C4 प्लांट रेस्पॉन्ड करेंगे किसको? हाई टेम्परेचर को। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम ही क्या है? हाई है। इसी नाते हाई टेम्परेचर को रिस्पांस देंगे। और C3 प्लांट नहीं रिस्पांस देंगे। ये रिस्पांस क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वही क्या है? लो है। ये मांग रहे हैं लो, दे रहे हो हाई, तो रिस्पांस देंगे? नहीं देंगे। किसी प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम कौन तय करेगा? तो हैबिटेट तय करेगा। प्लांट का या किसी ऑर्गेनिज्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर
किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन हैबिटेट। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जो पौधे ट्रॉपिकल में रहते होंगे उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम हाई होगा। किससे? टेम्परेट प्लांट से। इसका एग्जाम्पल दिया है ट्रॉपिकल प्लांट हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन क्या? टेम्परेट प्लांट। और इसका उल्टा लिख दें तो टेम्परेट वालों का लो होगा। किससे? ट्रॉपिकल वालों से। लिख लिया यहां तक बेटा सबने? अरे लिख लो। वाटर, वाटर एज ए फैक्टर, वाटर एज ए फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? भी समझ में आ जाएगा। लिखे वाटर सुन ले। वैसे तो वाटर एक रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, CO2 प्लस वाटर इक्वल टू ग्लूकोज बनता है। फिर भी वाटर का फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्ट असर कम है। मेन असर उसका एज ए होल प्लांट है। अगर पौधा ही सूख जाएगा तो फोटोसिंथेसिस तो अपने आप कम हो जाएगी। पौधे की पत्तियां ही गिर जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस अपने आप कम हो जाएगा। तो पानी की कमी से फोटोसिंथेसिस कभी नहीं रुकेगी, उससे पहले कोई और समस्या पैदा हो जाएगी। तो प्लांट पर वाटर का एज ए होल जो असर है उससे कम असर एज ए फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ेगा उससे पहले पौधे पे असर पड़ जाएगा। जैसे किसी पौधे में पानी की कमी हो गई और पत्तियां उसकी मुड़ गई और झुक गई नीचे की तरफ, इसको कहते हैं विल्टिंग। अब अगर पत्तियां झुक जाएंगी और मुड़ जाएंगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी? घट जाएगी। पौधे में पानी की कमी हो गई, इतनी कमी हो गई कि उसने स्टोमेटा बंद कर दिया, क्योंकि स्टोमेटा से पानी उड़ता रहता है ना। अब स्टोमेटा अगर बंद कर दोगे पानी बचाने के लिए तो फिर CO2 अंदर कैसे आएगी? CO2 नहीं आएगी। तो जब CO2 नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। तो पौधे में पानी की कमी से फोटोसिंथेसिस घटेगी, लेकिन वो सीधे नहीं घटेगी। या तो पत्तियां घट जाएंगी, या तो सरफेस एरिया घट जाएगा, या तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो लिखो वाटर का जो इफेक्ट है, वाटर इफेक्ट करेगा प्लांट एज होल, नॉट ओनली फोटोसिंथेसिस। सिर्फ फोटोसिंथेसिस पर असर नहीं होगा, पौधे पे असर पड़ेगा। क्या? देखो, अगर हो जाए वाटर स्ट्रेस, पानी की क्या हो गई? कमी, तो ऑप्शन देखो क्या होगा? विल्टिंग हो जाएगी, विल्टिंग ऑफ लीफ, इसका रिजल्ट हो जाएगा। घट जाएगा क्या? सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया घट गया तो घट जाएगी फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत? अगर वाटर स्ट्रेस है तो स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा, और जैसे स्टोमेटा कम करो, बंद कर दोगे, घट जाएगी। और जैसे CO2 अवेलेबल घटेगी वैसे घट जाएगा क्या? फोटोसिंथेसिस। तो पानी की कमी
से पौधा ज्यादा परेशान है, फोटोसिंथेसिस तो बाद में परेशान हो जाएगी। तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर की तरीके से बहुत जल्दी यूज नहीं होता है। स्पेशल है कि मान लीजिए वाटर पौधा रेगिस्तान में लगा हुआ है तो हो सकता वाटर क्या हो जाए, लिमिटिंग हो जाए, लेकिन वो पौधे पर असर ज्यादा डालेगा, फोटोसिंथेसिस पर अकेले असर नहीं डालेगा। लिख लिया है? चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या लिखा है? डार्क रिएक्शन कैसा है? एंजाइमेटिक, इसी नाते क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल। लाइट रिएक्शन कैसा है? टेम्परेचर सेंसिटिव, ये भी इफेक्ट होगा लेकिन क्या लिखा है? लेस इफेक्ट होगा, ये टिक कर लो। C3 प्लांट रिस्पांस देंगे किसको? हाई टेम्परेचर को। रिस्पांस C4 को देंगे, C3 C4 को रिस्पांस देगा, C4 C3 को रिस्पांस देगा। अगल बगल लगे हैं, एक दूसरे को रिस्पांस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। C4 प्लांट रिस्पांस देगा किसको? हाई टेम्परेचर को। और क्या रिस्पांस देगा? रेट बढ़ा देगा। C3 नहीं देगा, C3 रिस्पांस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है? लो। किसी का टेम्परेचर ऑप्टिमम कौन तय करेगा? तो कहोगे हैबिटेट तय करेगा, जहां के लिए वो क्या होंगे? एडाप्ट होंगे। जैसे जो ट्रॉपिकल प्लांट है, बताओ इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा होगा कि कम? तो ट्रॉपिकल प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट एडाप्टेड टू टेम्परेट रीजन। तो उल्टा कर देंगे तो उल्टा आप समझ में आ जाएगा। वाटर कह रहा वैसे तो वाटर एक रिएक्टेंट है किसका? लाइट रिएक्शन का, लेकिन इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर उससे ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा किसको? प्लांट को। सिर्फ किसको नहीं करेगा? फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर स्ट्रेस हो गया तो स्टोमेटा क्या करोगे? बंद कर लोगे, तो घट जाएगा क्या? CO2। तो CO2 घटा तो फोटोसिंथेसिस घटी। वाटर स्ट्रेस में लीफ की क्या हो जाती है? विल्ट। विल्ट का मतलब विल्टिंग हो जाना, जैसे पत्तियां ऐसे खुली होती है ऐसे झुक जाती हैं, नीचे की तरफ झुक जाएंगी, सरफेस एरिया कम कर लेंगी, विल्टिंग कहते हैं। घट जाएगा क्या? सरफेस एरिया। तो अपने आप घट जाएगा क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो फोटोसिंथेसिस भी घट जाएगी। ये क्या है? सामने लिखा है, क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। समरी घर में पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन देख के बता दो इसका आंसर, 5वें क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही एग्जामिनर सवाल निकालता है, जिस दिन नजर पड़ जाएगी यहाँ या आपके वहां नजर आएगा पेपर में। कह रहा है कि सपोज कर लो, चलो सपोज कर लेते हैं कि प्लांट में हाई कंसंट्रेशन है किसका? बी का, लेकिन क्या नहीं है? क्लोरोफिल ए नहीं है। तो क्या बताओ ये फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं? पहले तो इसका जवाब देना है। अगर नहीं करेगा तो जब नहीं करेगा तो फिर बी का पर्पज क्या है? और अगर यस है तो कहानी बदली है। करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है, वही रिएक्शन सेंटर बनाता, वो है नहीं। तो फिर क्या होगा? फोटो सिस्टम बेकार हो जाएंगे और फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जब क्लोरोफिल के ए के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो फिर बी रखने की क्या पर्पज है? सब यही है ना, रखो। तो ए रखोगे तो रेंज क्या हो जाएगी? बहुत कम। अगर चाहते हो कि वाइड रेंज की लाइट एब्जॉर्ब की जा सके तो कई पिगमेंट रखिए। तो जब कई पिगमेंट रखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है इनेबल वाइडर रेंज ऑफ लाइट अवेलेबिलिटी। तो बी का फायदा है, और पौधे को फोटो ऑक्सीडेशन से भी तो बचाएगा पिगमेंट को। क्लियर हो गया? क्वेश्चन घर में जाके देखिएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया, नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं।